हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं टीएसके टॉक्स। आइए बात करते हैं बिग बॉस 18 के कल के एपिसोड की, जिसमें कि एक बार फिर से बिग बॉस ने दिग्विजय राठी को आड़े हाथों लिया और एक बार फिर से घर के अंदर वो राशन की पीपड़ी बजाई। और जैसा कि हमने प्रोमो देखा है जिसमें कि सलमान खान फॉर अ चेंज पहली बार लाडले डिसेना को स्पाइनलेस बोल करके कहीं ना कहीं एक रियलिटी चेक देने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई तुम आए थे हीरो की तरह, लेकिन हीरोपंती तो तुमने बिल्कुल नहीं दिखाई है। हीरो तो छोड़ो, तुम तो एक स्पाइनलेस कैरेक्टर की तरह कहीं कोने में पड़े हुए हो। तो जिस तरीके से डेसाना को एक मच नीडेड रियलिटी चेक मिलेगा, ये एक देखने लायक बात होगी। फिलहाल बात करते हैं कल के एपिसोड की। तो कल का एपिसोड जो था, जिसमें कि बिग बॉस ने पर्पसली जानबूझ करके दिग्विजय के अगेंस्ट एक मुहिम छेड़ दी। अब चूंकि आपने भी मेरे साथ साथ ये सीजन पूरी तरह से फॉलो किया है, तो आप मुझे बताइएगा कमेंट करके कि क्या दिग्विजय गलत बोल रहा था जब वो श्रुतिका बैठी थी एक्टिविटी एरिया में और बिग बॉस ने कहा था कि ये श्रुतिका जो है वो वीकेंड के वार के बाद से मतलब करण की दोस्त बन गई है। तो ज़्यादातर लोग तो खैर ना कर रहे थे, लेकिन जो ओपिनियन इसका था, ऑब्जर्वेशन था इसका दिग्विजय का, वो तो भाई 100% सच था। क्योंकि एक वीकेंड का वार पे इसकी श्रुतिका की तारीफ हुई थी, सलमान खान झूठी तारीफें कर गए थे। तब श्रुतिका क्या बोली थी? चुम, यू आर नॉट श्रुतिका। श्रुतिका की दोस्ती में ईगो नहीं होता है। लेकिन जैसे ही फराह खान ने एक रियलिटी चेक दिया कि श्रुतिका बहुत गलत जा रही है, तो सडनली वो मतलब थूक करके चाटती है, यूटर्न मारती है, वापस से चुम से दोस्ती करती है। और फिर आपने सबने देखा कि कैसे वो फराह की अदालत वाले सेगमेंट में ये करण और इसका श्रुतिका का ये भरत मिलाप वगैरह सब करवाया जाता है। तो ये श्रुतिका जो है वो वीकेंड के वार के आधार पर अपनी चीजें वगैरह प्लान करती है। तो ये तो कहीं ना कहीं एकदम सही ऑब्जर्वेशन था दिग्विजय का। लेकिन कैसे मतलब बिग बॉस ने वहां पर चीजें ट्विस्ट करी हैं। और फिर इस एक्टिविटी के बाद में जब दिग्विजय अकेला कोने में बैठता है, चूंकि भाई अंदर से उसे तोड़ दिया गया है, अकेली श्रुतिका आकर के उससे पूछती है कि भाई तू ठीक तो है ना, तू चाहता अकेला बैठना तो ठीक है, तेरे को अकेला छोड़ देते। तो ये कुछ ऐसे सीन थे जहां पर अच्छे तरीके से इस्टेब्लिश हो गया कि बिग बॉस ने किस कदर इस बंदे को डिमोटिवेट करने की एक मुहिम शुरू कर दी है। वो कुछ करे तब भी गलत, कुछ ना करे तब भी गलत। मुझे तो लग रहा है कि बिग बॉस को जबरदस्त तरीके से मजा आता है किसी एक बंदे को जबरदस्ती में जानबूझ करके जलील करने का। हालांकि देखा जाए तो यहाँ पर सिक्के का दूसरा पहलू भी है, और इस पहलू को राजपाल यादव ने भूल भुलैया 2 में हाईलाइट करा था। भाई बेइज्जत होने के पैसे मिलते हैं, जैसे अच्छो तो बिग बॉस में चले जाते। तो हो सकता है कि दिग्विजय के तमाम फैंस, जिनके बारे में बिग बॉस ने भी टॉन्ट मारा कि बाहर जस्टिस फॉर दिग्विजय की पीपड़ी बज रही है, दिग्विजय क्या आपके ऊपर अत्याचार हुआ है, क्या हमने आपके साथ कुछ गलत करा है। अब जैसे एपिसोड शुरू होता है तो एपिसोड शुरू होते ही बिग बॉस एक डिस्क्लेमर डाल देता है कि भैया इस शो में जो भी कुछ होता है वो कंटेस्टेंट करते हैं, हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो ये जो डिस्क्लेमर होता है ना, ये पल्ला झाड़ने की टेक्निक होता है। उसी तरीके से बिग बॉस ने सार्वजनिक रूप से जब दिग्विजय से सवाल करे कि भाई तुम पर अत्याचार हुआ है, हमने कुछ गलत करा है, तो ऑब्वियसली वो बंदा तो मना ही करेगा ना। और आप यकीन करें ना करें, अगर आपने देखा है या नहीं देखा मुझे पता नहीं, लेकिन बिग बॉस मराठी में एक शिवानी सुरवे थी, उसने भी मेकर्स पर तमाम आरोप लगाए थे। फिर उसकी री एंट्री होती है कन्फेशन रूम में, बिग बॉस उससे तमाम सवाल करता है और उनके जवाब वो शिवानी सुरभि देती कि नहीं, मैं अपनी मर्जी से आई हूं, आपने कुछ नहीं करा। और बिग बॉस जो होता है वो अच्छे से पूरा ताना बाना बुनता है, फिर इन कंटेस्टेंट के मुंह से कुछ शब्द उगलवा देता है, उन्हें ऑन एयर कर देता है। कहीं ना कहीं लीगल पचड़ों से बचने के लिए अपना पार्ट जो है वो बिग बॉस क्लियर कर देता है। और ये जो कंटेस्टेंट है ये कॉन्ट्रैक्ट में बंधे रहते हैं। और सबसे बड़ी बात भूलना नहीं चाहिए, जैसे कि राजपाल यादव ने कहा है, भाई जाते अच्छो तो बिग बॉस में चलो जाते, तो बेइज्जत होने को पैसे तो मिलते। तो यहाँ पर ये जो दिग्विजय है, इसके लिए फैंस भले ही तमाम तरह के ट्रेंड करें, जस्टिस की पीपड़ी बजाए, बट अल्टीमेटली दिग्विजय को भी तो अच्छा खासा अमाउंट मिल रहा है ना। और वो भी कोई छोटा मोटा पैसा नहीं मिल रहा है, लाखों की तादाद में पैसा मिल रहा है। एक एक वीक का इन सबको 5-5, 10-10 लाख मिल रहा है। तो अगर किसी को एक वीक के 5 लाख मिल रहे हैं, उसके बदले में उसको क्या है भाई, मेकर्स की खरी खोटी बातें ही तो सुननी है। तो कौन सी बिग डील हो गई यार। जरा आप सोचिए उन लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से जो 500 रुपए के लिए दिन भर मजदूरी करते हैं, भारी भरकम बोझा उठा करके चलते हैं। आपने कितने वीडियो देखे होंगे, कोई जो ओवरब्रिज होता है, पुल पार कर रहे हैं, कुछ मजदूर उनकी बैलगाड़ी में या फिर उनका जो रिक्शा वगैरह रहता है उसमें लोहे के सरिये हैं, टनों के, क्विंटल के हिसाब से बोझा लोग ढोते हैं, तब जाकर के उन्हें 100-500 रुपए डेली का नसीब होता है। यहाँ क्या है भाई साहब, सिर्फ आपको बिग बॉस की कुछ खरी खोटी बातें सुननी है, उसके बदले में आपके लाखों रुपए के चेक रेडी हो जाएंगे। जितने वीक आप टिकोगे उतने लाख रुपए, फिर करोड़ रुपए बन जाएंगे। फिर उन करोड़ों रुपए की आप मर्सिडीज खरीदो, या फिर आप रोल्स रॉयस खरीदो, या फिर लैम्बोर्गिनी खरीदो, और भाई गाड़ी लेकर के शहर की गलियों में निकलो और
अब इतना पैसा मिल जाएगा तो भाई उसके बदले में आपको थोड़ा सुनना ही तो पड़ा है। व्हाट इज द बिग डील यार। तो मेरा मानना है कि जिस तरह से ये बिग बॉस पर्पजली कुछ कंटेस्टेंट को डिमोटिवेट करता है, आप कुछ हद तक सिंपैथी दे सकते हैं, लेकिन आप तस्वीर का दूसरा पहलू भी जरूर देखें। और वो पहलू ये है कि चाहे वो उमर रियाज हो, चाहे वो अनुराग डोभाल हो, चाहे वो पुनी सुपरस्टार हो, चाहे वो ये अपना ये दिग्विजय राठी हो, ये कंटेस्टेंट एक्चुअली में लाए ही इसलिए जाते हैं सो दैट मेकर्स इन्हें मंदिर का घंटा बना करके जब इनकी मर्जी है मेकर्स की तब उसे बजा करके चले जाएं। तो ये कुछ और नहीं, परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन है बिग बॉस का। हर सीजन में आपको कोई ना कोई बलि का बकरा मिल ही जाता है। आप आज दिग्विजय को सपोर्ट करोगे, सीजन खत्म होने के बाद दिग्विजय जो है वो कलर्स के किसी दूसरे शो में या फिर कलर्स के लोगों के साथ पार्टी करता हुआ दिखाई दे जाएगा। तो एक हद तक आप इन लोगों को सिंपैथी दे सकते हैं। हमने भी पहले के सीजन में ऐसे कंटेस्टेंट को बहुत सिंपैथी दी है, बट एंड ऑफ द सीजन भाई ऑडियंस का ही कटता है। तो एक लिमिट तक सपोर्ट करो तो ठीक है, बट सपोर्ट में चाय से ज्यादा केतली गर्म वाले तेवर में नहीं जाना चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत मत है। आपके क्या मत है ये परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन के बारे में आप कमेंट करके इस वीडियो के एंड में बताइएगा। फिलहाल चलते हैं एपिसोड की स्टार्ट के ऊपर। कि करणवीर मेहरा जिसके आंख के नीचे चोट लगी है, जब चोट लगी उस बंदे को तब तो उसे कुछ खास फर्क पड़ा नहीं, लेकिन अगले दिन जैसे ही करणवीर मेहरा उठता है, उठते से अपना चेहरा देखता है, ये क्या हो गया भाई साहब, ऐसे कैसे चलेगा भाई साहब, मैं खतरों के खिलाड़ी में गया था। ये बात वो विवेन से बोलता है कि मैं कहाँ कहाँ नहीं कूदा, लेकिन एक खरोंच तक नहीं आई है, लेकिन ये जो हुआ है कल मेरे साथ, अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अब भले ही सर फटे तो फटे, मैं तो ऑल गन्स ब्लेजिंग मोड में जाऊंगा। विवियन जो कि पिछले मतलब 60 दिनों से करण के अगेंस्ट ही था, लेकिन सडनली वो करण का साथ देने लगा है। ये सारी चीजें बाहर बैठ करके हमको सबको तो दिख रही है, ये सारी चीजें अंदर सारा, यामिनी, रजत, इनको भी नोटिस होने लग गई हैं। अच्छा, रजत से मुझे एक बात और याद आई। रजत जो कि ऐसे तो बड़ी बड़ी बातें करता कि मेरे मम्मी पापा ने मुझे सिखाया है, लड़कियों से कोई बदतमीजी करे तो उसको सबक सिखाओ, ये वो ह्यूमैनिटी वगैरह दुनिया भर के वो जज देता है। लेकिन जब करण ये बोल रहा था कि वो सिर्फ भड़ास निकाल रहा था करण अपनी, कि भाई अगर कल को टास्क होगी तो मैं लड़का लड़की नहीं देखूंगा, सर फटे तो फटे, तो रजत ने तो इंटेंशनली एक बात बोली कि आज टास्क में फिर मैं बताता हूं, वैसे भी उसके घुटने में दूंगा। तो रजत को पता है कि उसके एक पैर में रॉड पड़ी है। तो अब यहाँ पर सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है मित्रों की चार्लीज एंजल्स की जो चीफ पपी है आरडीज एंजल, ये आरडी अपनी एंजल्स के सामने एकदम इंटेंशनली बोलता है कि आन दो टास्क में इसके घुटने पे लात मारूंगा, जिंदगी भर के लिए बैठ जाएगा। दैट मीन्स इस आरडीज और इनकी एंजल्स को पता है कि करण के पैर में रॉड पड़ी है, और देख लीजिए मतलब इंटेंशनली उसे ये मतलब कहीं ना कहीं हर्ट करने की बातें करते हैं। बट ये सारी बातें आरडीज एंजल्स की जो मुखिया है सारा अरफीन खान, जो कि करण के वर्ड पकड़ लेती है कि वो कैसे बोल सकता है सर फाड़ देगा, सर फाड़ देगा, ऐसे कैसे बोल सकता है। लेकिन इसी सारा को अपना खासम खास आरडी दिखाई नहीं देता, जो कि इंटेंशनली बोल रहा है कि आन दो उसके घुटने पे लात मारूंगा। और ये आरडी तो बार बार बोल चुका है पाड़ दूंगा पाड़ दूंगा, 14 के 14 आ जाओ, किसी के बाप में दम है तो रोक के दिखाओ। तब सारा के गुर्दे क्यों नहीं चलते हैं, बट करण के मुंह से कुछ भी निकलता है तो भाई ये धमकी दे रहा है। और यामिनी बोलती कि मैं तो सेफ फील नहीं कर रही हूँ। तो किसी दोगली है ये मक्कार लुखियां साली, मतलब मेरे मुंह से गाली निकलती है लोगों को देख करके। होस्ट को ये चीजें कॉल आउट करनी चाहिए, लेकिन होस्ट तो चलो डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन। ध्यान दीजिएगा, ये वही रजत है जो आए दिन बोलता रहता है कि 14 के 14 जब पाड़ दूंगा पाड़ दूंगा पाड़ दूंगा, किसी के बाप में दम हो तो रोक के दिखाओ, पाड़ दूंगा पाड़ दूंगा। तब सारा को कभी कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जस्ट बिकॉज कि करण अपनी भड़ास निकाल रहा है कि मैं सर फाड़ दूंगा, ये कर दूंगा। विपिन बोलता है उसने फाड़ा तो नहीं है, बोली तो रहा है, लेकिन ये सारा जो कि रजत के हर एक शब्द को कहीं ना कहीं इग्नोर करती हैं। जब रजत भी तो बोलता है चीड़ दूंगा फाड़ दूंगा पाड़ दूंगा पाड़ दूंगा, तब क्यों नहीं बोलती है सारा, या तब उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है। और एक जैज जो ये लोग हर दिन देते हैं कि करण प्री वर्कआउट लेकर के बवाल करता है, तो यामिनी ने या फिर सारा ने कौन सा प्री वर्कआउट लिया, क्योंकि ये दोनों जबरदस्ती में उड़ते तीर लेकर के बवाल कर रही थी, खासतौर पर यामिनी और सारा। तो क्या ये भी प्री वर्कआउट लेकर के जैज करते हैं, बवाल करते हैं, या फिर ये भी नॉमिनेशन में है क्या? ये लॉजिक ना मतलब इस तरह से कोई चिपकाता ही नहीं कि भाई करण अगर प्री वर्कआउट लेकर के बवाल कर रहा है तो तुम मतलब उसे इग्नोर क्यों नहीं कर रहे हो, तुम क्यों उससे पंगा लेने जा रहे हो। इसका मतलब तो ये भी है ना कि तुमने भी कोई प्री वर्कआउट पी लिया होगा, जिसकी वजह से तुम्हारे भी मतलब बॉडी में आग मची होगी कि कहाँ जाएं, किससे लड़ें भिड़ें। तो ये मतलब इस तरीके से मतलब उनकी बोलती बंद की जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं। बट हाँ, इन सारी चीज़ों में सारा का जो दोगलापन निकल करके आया है, मतलब वो तो नेक्स्ट लेवल की दोगली दिख रही है। जब रजत धमकियां देता है पाड़ दूंगा, तब तो वो मतलब इग्नोर करती है, तब मुद्दा क्यों नहीं बनाती है, तब क्यों नहीं बोलती कि भाई ऐसे कैसे पाड़ देगा। और ये सारा आरफीन खान, ये तो टेक्निकली आरफीन की जिम्मेदारी है ना, लेकिन ये रजत की जिम्मेदारी कब से हो गई है? अगर सारा आरफीन खान शो में घुसी थी तो वो आरफीन के साथ घुसी थी, और आरफीन उनका पति था।
पति है अभी भी, बट ये सारा आरफीन खान एकदम से रजत की जिम्मेदारी कैसे बन गई, जब वो राशन वाली टास्क में एक कमेंट या फिर एक स्टेटमेंट बताया जाता है कि रजत के ऊपर सारा एक बोझ बन करके आ चुकी हैं, तो रजत बोलता भाई मुझे तो बोझ महसूस हुआ नहीं। अरे भाई साहब, ये बोझ ही तो है एक तरह से। तुम हर बार जब भी टाइम गॉड बनते हो या फिर जब भी कोई और बनता है, तो तुम समीकरण लगाने में बैठ जाते हो कि कुछ भी हो जाए सारा सेव होनी चाहिए, सारा सेव होनी चाहिए। सारा तो आरफीन की वाइफ है, तो आरफीन को ये टेंशन लेनी चाहिए ना, लेकिन नहीं, टेंशन तो तुम ले रहे हो। अब ठीक है, आरफीन शो के अंदर नहीं है, लेकिन जब तक आरफीन था तब भी आरफीन को इतना फर्क नहीं पड़ता था सारा से कि वो नॉमिनेशन में है या नहीं है। रजत क्यों बेगानी शादी में इतना फुलफुलाया जा रहा है, कुछ मिल रहा है क्या? हाँ भाई, मिल रहा होगा। जिस तरह से ये सारा आरफीन खान दूसरों को बोलती है कि बगैर पार्टनर के सो नहीं सकती, मुंह में चुस्सी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो रजत को भी कुछ चुस्सी वुस्सी मिली होगी ईडन से, यामिनी से, या फिर कशिश से, या सारा से, क्योंकि सारा दूसरों को चुस्सियां देती फिरती हैं, तो रजत को भी दे दी होगी। तभी तो रजत अपना सारा काम का छोड़ करके सारा 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 सारा, और सारा अरफीन खान जो है वो भी रजत के प्यार में ऐसी फुलफुला रही है कि उन्हें रजत का पाड़ दूंगा, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा, गाड़ दूंगा, टांग तोड़ दूंगा, लात मार दूंगा, ये उन्हें भी नहीं दिखाई देता है। अब यहाँ पर मेरा डायरेक्ट सवाल है उन लोगों से जो कि रजत को और सारा को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या आपको ये चीजें सही लग रही हैं? जिस तरीके से सारा अरफीन खान करण के वर्ड पकड़ लेती कि ये सर फाड़ने की बात कर रहा है, ऐसे कैसे बोल सकता है, ऐसे कैसे बोल सकता है, लेकिन एक दो दिन पहले जब रजत ने बोला था 14 के 14 आ जाओ, पाड़ दूंगा, तब मतलब यामिनी को कोई दिक्कत नहीं, कशिश को दिक्कत नहीं, सारा को कोई दिक्कत नहीं। तो ये सेलेक्टिव आउटरेज है, जैसे कि फराह खान बोल करके गई थी किसको, ईशा, विवेन, इन लोगों को बोला था ना सेलेक्टिव आउटरेज है। जब रजत जो है वो शिल्पा शिरोडकर से बदतमीजी करता है तब मतलब किसी को बुरा नहीं लगता, लेकिन यही रजत दूसरी लड़कियों के मैटर में कूद पड़ता कि बदतमीजी से कोई बात नहीं होगी। तो ये दोगलापन है सारा का, रजत का, ये इनका सेलेक्टिव आउटरेज है। ये चीज यहाँ पर जबरदस्त तरीके से हाईलाइट हुई है। एक चीज और हाईलाइट हुई है जो कि यामिनी ने भी पकड़ ली, बाहर हम तो पकड़ ही रहे हैं, कि ये करण, विवियन, ईशा, अविनाश, अब तक मतलब 36 का आंकड़ा चल रहा था, लेकिन आपने देखा एपिसोड के शुरुआती हिस्से में क्या जबरदस्त तरीके से इनकी मतलब बॉन्डिंग या ब्रोमांस वगैरह देखने को मिल रहा है। ये अविनाश और चाहत, ये भी 36 का आंकड़ा लेकर के चल रहे थे, लेकिन कैसे मतलब सिर्फ तुम 2.0 होगा जिसमें कि लीड में चाहत होगी। अब सोचने वाली बात यह है कि जो टीवी फर्टेनिटी, शिल्पा शिरोडकर के अंदाज में कहें तो ये फिल्म एंड टीवी फर्टेनिटी के जो लोग हैं वो अब तक एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते थे, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि करण के लिए विविन स्टैंड ले रहा है, वो सारा से भी जाकर के आर्गुमेंट कर रहा है। फिर हम क्या देखते हैं कि एपिसोड के आखिरी हिस्से में जब ये प्यार मोहब्बत के जो स्टेटमेंट ईशा के लिए, अविनाश के लिए, चुम और ये करण के लिए जो स्टेटमेंट आते हैं, उसके बाद आप देखते हैं कि एक फनी वाली कॉन्वर्जेशन होती है जिसमें अविनाश क्या बोलता है कि 4 चवन्नी घोड़े का तो पता नहीं, लेकिन करण जब घोड़ा चढ़ेगा तो फिर मैं ही इसे घोड़े पर चढ़ाऊंगा, अरुणाचल तक जाएंगे, मम्मी मम्मी बातें कर लेंगी। सिर्फ अविनाश ही नहीं बल्कि ईशा ईविल सिंह, जो कि कहने को अविनाश को अपना दोस्त बोलती हैं, लेकिन इनके बीच में भी कुछ कुछ होता है, तुम नहीं समझोगे। इसके बारे में आज कुछ बातचीत होंगी। फिर सलमान खान भी मंच से अपनी कुछ टीका टिप्पणी करेंगे। तो ये ईशा सिंह जो कि अविनाश के साथ मिलकर के करण की बिचिंग करा करती थी, कल क्या बोलती है वो राशन वाले सेगमेंट में कि मेरे दो ही बेस्टी हैं, एक अविनाश और दूसरा करण। तो क्या आपको ये नहीं लग रहा कि करण वर्सेस विवियन, ईशा वर्सेस केवी, अविनाश वर्सेस केवी, ये सारी जो फाइट है ये इन लोगों ने मतलब पहले से प्लान करी होगी? बिल्कुल वैसे ही जैसे गुप्ता जब घुसता था, विकास गुप्ता अर्शी को कॉल करता था कि हम घुसेंगे, लड़ेंगे। फिर पिछले सीजन में वो अभिषेक चोमू कुमार और ये क्या नाम उसका था, वो तहलका, इन्होंने भी कॉल पर बात वगैरह कर ली थी कि अपन पंगा करेंगे। तो क्या आपको लग नहीं रहा कि पिछले 60 दिनों से ऑडियंस को कह करके चूतिया बनाया है करण, विवियन, अविनाश, ईशा, चाहत, इन 5 लोगों ने मिलकर के पब्लिक को पागल बना दिया। जैसे वो गवर्नमेंट आंटी का जो एक वायरल मीम है कि ये बीप बीप मिल करके हमको पागल बना रहे, और हम सब मिल करके कहीं ना कहीं पागल बन भी गए। कितनी मस्त इन लोगों ने एक्टिंग करी है ना, मतलब लड़ाई की, झगड़े की। लेकिन अब आप देखिए कि वो लोग जो कि कल तक एक दूसरे को पानी पी पी करके कोस रहे थे, पर्सनल जा रहे थे, लेकिन अब वही लोग एक दूसरे को घोड़ा घोड़ी पर चढ़ाने की बात कर रहे हैं, अरुणाचल तक जाएंगे, रिश्ते की बात लेकर के जाएंगे, और भाई जबरदस्त तरीके से। और अविनाश जो कि कल तक करण को बोलता था कि भाई इसने क्या उखाड़ लिया, क्या उखाड़ लिया, पिछले 2-3 दिनों से करण को वाइस टाइम गॉड बना दिया है, नॉमिनेशन से बचाने वाली टास्क में सेव भी कर लिया है, और यहाँ पर भी काफी अच्छे तरीके से मतलब इनकी बॉन्डिंग अलग ही लेवल पर जा चुकी है। इनकी बॉन्डिंग देख करके लग ही नहीं रहा कि ये लोग कभी मतलब एक दूसरे के जानी दुश्मन थे। और मेरा तो ये भी मानना है कि ना सिर्फ कंटेस्टेंट बल्कि कंटेस्टेंट के जो फैमिली मेंबर्स हैं, जैसे कि ईशा ईविल सिंह की मम्मी जब आई थी, तब मेरी बच्ची तुम मेरी गोद में आई थी, तब तो मुझे प्राउड फील करा रही थी। लेकिन आपने देखा डे 1 से ईशा, एलिस और अविनाश साथ में सोया करते थे, बड़ा प्राउड मोमेंट था। तो मतलब
वो ईशा जो कि डे वन से अविनाश के संग चिपका चिपकी का गेम खेल रही है, अब उनकी मम्मी का स्टेटमेंट जो कि सलमान खान बोल रहे हैं स्टेज पर कि कभी ईशा को इतना क्लोज नहीं देखा किसी लड़के के संग, तो स्टार्ट के 50 दिन तुमने क्या देखा था और शो में आकर के बड़ी बड़ी बातें करके क्यों गई थी। तो न सिर्फ कंटेस्टेंट बल्कि इन कंटेस्टेंट के जो मम्मी पापा हैं वो भी ज़बरदस्त एक्टर हैं। और ईशा तो आपने सुना ही होगा स्टेटमेंट, जब करण क्या बोलता है कि भैया हमारी तरह ये सेकंड हैंड जवानी नहीं है, हमारा भाई जो है उसकी श्रेडेड बॉडी है। तो ईशा क्या बोलती है, हमें इतना मतलब श्रेडेड नहीं चाहिए, हमें तो सेकंड। अब समझ में आया ना कि शालीन भनोट वो तो सेकंड हैंड है या थर्ड हैंड, जो भी है फर्स्ट हैंड नहीं है। तो इविल ईशा सिंह को ना एक्सपीरियंस्ड लोग चाहिए, नॉट द फ्रेशर्स। क्या प्राउड फील कराने वाला स्टेटमेंट है। प्राउड मम्मा की, प्राउड बच्चा, क्या जबरदस्त तरीके से मम्मा को प्राउड फील करा रही है। वाह 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 वाह। एनीवेज कल के एपिसोड में एक और हुई थी वो फालतू की एक्टिविटी, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने वाली निंजा टेक्निक, जिसमें कि राशन वगैरह कलेक्ट करो, कभी म्यूजिकल चेयर, कभी मुंह से मुंह लगाओ, एप्पल पास करो, टमाटर पास करो। ये फालतू एक्टिविटी थी जिसमें मैंने वो श्रुतिका का सेगमेंट देखा, दिग्विजय वाला देखा, और बग्गू बग्गू भाई साहब जाने से पहले भी एक टेम्पो छाप शेर चिपका कर गए हैं कि मुझे झगड़ना नहीं आता, मुझे लड़ना नहीं आता, ये लोग जो चाहते हैं मैं निकल जाऊं, मुझे कैमरे के लिए बदलना नहीं आता। वाह वाह वाह, बड़ा प्राउड मम्मा के प्राउड बच्चा की तरह ये बग्गू भी बड़ा प्राउड काम करके गया है। देखते हैं कि इस मुंह से ये हरिनगर के लोगों को अपना थोबड़ा दिखाएगा। क्या मानना है आपका इन सारी बातों के बारे में? और जिस तरह से जानबूझ करके दिग्विजय को बिग बॉस ने टारगेट बना दिया है, मंदिर का घंटा बना दिया है, जब बिग बॉस का मन करता है वो दिग्विजय को बजा करके चला जाता है। थोड़ा बुरा फील हो रहा है उसके लिए, हम ह्यूमन हैं, फीलिंग है, तो बुरा तो लग रहा है उसके लिए, बट भाई उसे भी इन सारी चीज़ों को फेस करने के पैसे मिले हैं अच्छे खासे, तो ये चीज़ भी आपको भूलनी नहीं चाहिए। हालांकि ये मेरा व्यक्तिगत मानना है, आपकी फीलिंग्स ऑफ कोर्स अलग हो सकती हैं, बट बिग बॉस के इतने सारे सीजन फॉलो करने के बाद थोड़ा सा ना मतलब इन चीज़ों को अब मैं एकदम प्रैक्टिकल तरीके से लेना शुरू कर चुका हूँ, बिकॉज अल्टीमेटली इट्स अ शो, और शो में वो कंटेस्टेंट आए हैं तो उन्हें कुछ रोल दिया होगा। तो दिग्विजय को भी शायद पहले ही बोल दिया होगा कि हम तुझे बोलेंगे, डांटेंगे, डपटेंगे, तुझे जलील करेंगे, इसके बदले में तेरे को इतना पैसा मिल जाएगा। और जस्ट आप अगर कंपैरिजन करें उन लोगों से जो दिहाड़ी करते हैं, मजदूरी करते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं, तब जाकर के 100-200 रुपये मिलते हैं, तो उसके कंपैरिजन में तो भाई साहब आपको क्या सिर्फ जलीकटी बातें ही तो सुननी है, उसके बदले में 5 लाख का चेक लेकर के चले जाओ, 10 लाख ले जाओ। तो इट्स बिजनेस, शो बिजनेस है भाई साहब, और शो बिजनेस में सब कुछ जायज़ है उनके अकॉर्डिंग, किनके, मेकर्स के अकॉर्डिंग। और ये जो कंटेस्टेंट है, चाहे दिग्विजय हो, करण हो, ये तो भाई वही चीज़ फॉलो करेगा ना जो मतलब इन्हें पे करने वाला जो इनका एम्प्लॉयर है वो ऑर्डर देगा, जो कुछ इनसे करवाएगा ये लोग वही करेंगे। हम लोग भी सब ऑफिस जाते तो हमारे टीम लीडर, मैनेजर वगैरह जो बोलते हैं अपने को करना ही पड़ता है ना सब कुछ, तो उसी तरह से इनको भी वही सब करना पड़ रहा है जो इनके मालिक इनसे करवा रहे हैं। अल्टीमेटली ये जो शो है ये सबका शो है, और शो को मतलब जितना इंटरेस्टिंग बनाया जाएगा शो उतना ज़्यादा चलेगा, उतनी अच्छी टीआरपी, अच्छे स्पॉन्सर मतलब और ज़्यादा पैसा, तो इन सबको पैसा भी ज़्यादा मिल जाएगा। तो इट्स बिजनेस भाई साहब, सीधी सी बात है। इन सारी बातों के बारे में क्या है आपकी टिप्पणी, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। फिलहाल आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच।